नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के कल्चर के बारे में कि उस टाइम का कल्चर कैसा था। टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्तूपाज, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, द आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और इन 3 कैटेगरीज में क्या क्या आएंगे? पहला आएगा रॉक कट केव्स यानी कि गुफा, दूसरा है टेम्पल्स यानी मंदिर, और थर्ड आता है इसमें स्तूपाज। तो पहला जो इसमें गुफा बता रखी है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, लाइक अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। और ये दोनों ही महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और एक और गुफा है जिसका नाम है बाघ गुफा, ये प्रेजेंट है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट आता है इसमें टेम्पल्स यानी मंदिर। कुछ टेम्पल्स के नाम गिवन है, जैसे कि दशावतार टेम्पल जो कि यूपी में प्रेजेंट है, शिवा टेम्पल, विष्णु एंड कांकली टेम्पल, पार्वती टेम्पल, शिवा टेम्पल, कृष्णा ब्रेक टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल एंड विष्णु एंड वराह टेम्पल। और स्तूपास के भी कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, जैसे कि मीरपुर खास, धमेक एंड रत्नागिरी। तो मीरपुर खास प्रेजेंट है सिंध में, धमेक है सारनाथ में, और रत्नागिरी प्रेजेंट है उड़ीसा में। ठीक है, द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अटेंड ग्रेट हाइट्स। तो गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर की जो कला थी वो आसमानों को छू रही थी, काफ़ी अच्छी कला थी कलाकारों के पास। बाई इवॉल्विंग द नगारा स्टाइल, दैट इज़ शिखर स्टाइल, द गुप्ता आर्ट यूजर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो गुप्ता पीरियड में नागर शैली यानी कि शिखर शैली का डेवलपमेंट हुआ था, जो कि इंडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड होकर बनी हुई थी। जैसे आप मंदिरों पे देखते हैं शिखर होता है, ठीक है, वो जो ऐसे छोटी सी बनी रहती है ना, इस टाइप के। तो मैं थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ आपको। जैसे मंदिर है, मंदिर की जो ऊपर की रूफ होती है वो कैसे रहेगी? ऐसे पॉइंटेड होगी। ठीक है, तो ये जो शिखर है ये इस आर्किटेक्चर का एक बेस था। तो जो ये शिखर है ये नागर शैली की एक खासियत थी। शिखर shrine, a Vaishnav symbol, one of the most characteristic features of the temple architecture, found its fullest development during this period. तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है श्राइन। श्राइन मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थान। ठीक है, तो शिखर तीर्थ स्थान एक वैष्णव का सिंबल था, वैष्णव प्रतीक था, और ये मंदिरों में सबसे स्पेशल फीचर भी माना जाता था। The temple architecture with its गर्भगृह in which the image of God was placed began with the Guptas। तो मंदिरों में एक जगह होती है ना प्रॉपर, जहाँ पर भगवान की मूर्ति प्रेजेंट होती है, उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह। तो इस गर्भगृह का बनना स्टार्ट हो गया था गुप्ता पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दी फ्रेगमेंटरी रिमेन्स ऑफ दशावतार टेम्पल ऑफ देवघर इज द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट ऑर्नेट एंड ब्यूटीफुली कंपोज्ड गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग्स। अब देखो, गुप्ता पीरियड में काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए गए थे, ठीक है, राजा के द्वारा। लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो मंदिर सुंदर थे? हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए जो एक टेम्पल है दशावतार टेम्पल, उसके कुछ टूटे हुए पार्ट्स देखे गए हैं। उन टूटे हुए पार्ट्स में भी इतनी अच्छी पेंटिंग करी गई है, इतनी अच्छी कलाकारी करी गई है, जिससे हमको ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो टेम्पल्स थे वो वाकई काफ़ी सुंदर थे और आलीशान भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, द सेंटर्स ऑफ गांधार स्कल्पचर्स डिक्लाइंड एंड देयर प्लेसेस वर टेकन बाय बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा। तो गांधार के जो स्कल्पचर्स थे उनके सेंटर्स, गांधार स्कल्पचर्स के सेंटर्स डिक्लाइन हो गए थे यानी कि ख़त्म हो गए थे, और उनकी जगह पे बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा आ गए थे। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। तो पहली बार विष्णु भगवान की, शिव भगवान की और बाकी के देवताओं की मूर्ति बनाई गई। अमंग द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इमेजेस ऑफ बुद्धा इज़ अ सीटेड बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ विच डिपिक्ट्स द बुद्धा प्रीचिंग द धाम। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध की बैठी हुई एक ऐसी मूर्ति है जो कि एक काफ़ी सुंदर एग्जाम्पल है। और बुद्ध भगवान की ये जो मूर्ति है वो इस तरीके से बनाई गई है जिससे ये प्रतीत हो कि भगवान बुद्ध हमें धर्म के उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ द ब्रह्मानिकल इमेजेस परहैप्स द मोस्ट
impressive was the great boar carved in relief at the entrance of a cave at उदयगिरी। तो काफ़ी सारे ब्राह्मणों की मूर्तियाँ बनाई गई थी, लेकिन उन सभी मूर्तियों में से एक मूर्ति ऐसी है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और वो मूर्ति कहाँ पर प्रेजेंट है? उदयगिरी की एक गुफा है, उसके एंट्रेंस गेट पर, जहाँ पर उस गुफा में जाने का मेन गेट है वहाँ पर। नेक्स्ट है, द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड वॉज आर फाउंड इन बाग एंड अजंता। तो इस टाइम की जो कुछ पेंटिंग्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? बाग में, यानी कि मध्य प्रदेश में, और अजंता जो गुफा है उसमें भी पाई जाती है। बाग भी एक गुफा है और अजंता भी एक गुफा है। इन दोनों गुफाओं में गुप्ता पीरियड के टाइम की पेंटिंग्स पाई जाती हैं। ऑफ द अजंता केव्स आर द मास्टरपीस ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज। अब देखो, गुप्ता पीरियड में ऐसी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई थी गुफा में, लेकिन जो अजंता केव है, अजंता जो गुफा है, उसके अंदर की जो दीवार है वहाँ पर जो पेंटिंग बनी हुई है ना, वो मास्टरपीस है। उससे अच्छी पेंटिंग गुप्ता पीरियड में नहीं थी, किसी भी केव में नहीं थी, सिर्फ अजंता केव्स में थी, वो भी अंदर की वॉल्स पे, भीतरी दीवारों पे। अब नेक्स्ट में ये एक पिंक बॉक्स दे रखा है और इसमें रिलीजियस लिटरेचर बता रखे हैं। हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, देन सेक्युलर टेक्स्ट है, और इसके बाद बता रखे हैं साइंटिफिक लिटरेचर। इनके बस उसमें नाम दे रखे हैं, ठीक है, कि जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं, हिंदू टेक्स्ट कौन से हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर्स के नाम है, और साइंटिफिक लिटरेचर्स में भी सेम ऐसे ही है। जैसे साइंटिफिक लिटरेचर में नाम गिवन है आर्य भाटिया, लघु जताक, अष्टांग हृदय, ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लेना। अब देखिए नेक्स्ट है, नोट में कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम, इन पॉइंट्स को समझेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, मनुस्मृति वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जॉन्स। तो मनुस्मृति को विलियम जॉन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था और उसका टाइटल दिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विलियम जॉन्स। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को भी विलियम जॉन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। और कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, उसी प्रकार से कालिदास की जो भी क्रिएटिविटी थी, उनकी क्रिएशन थी, वो इंडिया में काफ़ी फेमस थी। इसीलिए कालिदास को एज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मृच्छकटिक लव स्टोरी ऑफ अ पुअर ब्राह्मण चारुदत्त एंड वर्चुअस courtesan वसंत सेन is notable for its realistic depiction of city life। तो जो मृच्छकटिक है वो एक गरीब ब्राह्मण जिनका नाम है चारुदत्त और वसंत सेना, इन दोनों की प्रेम कहानी को बताता है। और इस कहानी में हमें ये भी बताया गया है कि जो शहर का जीवन है वो कैसा होता है। ये जो कहानी है मृच्छकटिक, ये शहर के जीवन को रियलिस्टिक रूप में दिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कामसूत्र इज़ द अर्लीस्ट बुक ऑन सेक्स। तो कामसूत्र एक ऐसी पुरानी पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, जिसमें शारीरिक और मानसिक जो कनेक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्म सिद्धांत वॉज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक अंडर द टाइटल ऑफ हिंद सिंध, सॉरी इट्स सिंध हिंद। तो ब्रह्म सिद्धांत को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इसका जो टाइटल है वो क्या रखा गया था? सिंध हिंद। अब देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिख रखा है इसमें कुछ कंपैरिजन टाइप में गिवन है, ठीक है, कि गुप्ता पीरियड को हम एज अ गोल्डन एज मान सकते हैं या फिर नहीं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एज था, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि गुप्ता पीरियड गोल्डन एज नहीं था। तो पहले हम फेवर में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये मानते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है वो एक गोल्डन एज है। और गोल्डन एज क्यों है, इसके लिए कुछ रीजंस होने चाहिए, तो उन पॉइंट्स को अब हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है इसमें, देयर वर पॉलिटिकल यूनाइट्स, फॉरेन रूल वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्ड। तो गुप्ता पीरियड में
जो राजनीतिक स्टेबिलिटी है यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो बाहर के देशों से लोग आकर हमारे भारत में रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, वो सभी बाहर वाले लोग चले गए थे यहाँ से, ठीक है। उन सबको हटा दिया गया था कि भाई तुम लोग यहाँ पर रूल नहीं कर सकते। अब ये जो फॉरेन रूल है ये हट जाएगा तो फिर हमारे इंडियन लोगों को थोड़ी इंडिपेंडेंस फील होगी, और इंडिपेंडेंस फील होगी तो एक शांति का वातावरण बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज टैक्सेस वर लाइट, पनिशमेंट माइल्ड एट्सेट्रा। तो गुप्ता पीरियड में जो सरकार थी वो लोगों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती थी और ज़्यादा टैक्स भी नहीं था उस टाइम पर, और जो पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को वो भी थोड़ी हल्की थी, लाइट पनिशमेंट दी जाती थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है वो एज अ गोल्डन एज कंसिडर किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बट देयर वॉज टॉलरेंस ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स। तो गुप्ता पीरियड में हिंदू धर्म को और बाकी जो धर्म थे जैसे बौद्ध धर्म, जैनिज़्म, ठीक है, इन सभी को एक इक्वालिटी दी गई, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करी जाती थी। तो इस कारण से भी गुप्ता पीरियड को एज अ गोल्डन एज कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ संस्कृत डेवलप्ड एंड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो संस्कृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और आर्ट और लिटरेचर ये भी अपने एक पर्टिकुलर लेवल तक राइज हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेट पर्सनेज लाइक कालिदास, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर एट्सेट्रा लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में ऐसे काफ़ी महान लोग भी थे जिस वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है। और वो महान लोग कौन कौन हैं, जैसे कालिदास जी हैं, अमर सिंह है, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ठीक है। तो इन जैसे महान लोगों का होना गुप्ता पीरियड को एज अ गोल्डन एज बना देता है, ठीक है। ये तो ऐसे पॉइंट्स हो गए हैं जो कि इस बात को फेवर कर रहे हैं कि गुप्ता पीरियड एक स्वर्ण युग था। लेकिन अब हम ऐसे कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि इसके अगेंस्ट हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि ये बताएंगे कि जो गुप्ता पीरियड है उसको गोल्डन एज नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं इनको पढ़ते हैं। पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज। इसका मतलब ये है कि हर एक छोटे छोटे एरिया में अलग अलग एक हेड था, ठीक है। अब चाहे देखो जैसे ये छोटा गांव है, ये भी एक दूसरा छोटा गांव है, इस छोटे गांव का एक हेड है पूरा, इस गांव का एक हेड है, एक यहाँ पर एक और गांव है इसका भी एक हेड है, ठीक है। हर एक छोटे छोटे एरिया में अलग अलग मुखिया बना रखे हैं। तो इस वजह से ये सोचता कि हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये वाला मुखिया सोचता कि हमारा वाला गांव ज़्यादा अच्छा है। तो इस चक्कर में इन सब की लड़ाई भी होती रहती थी। तो अगर जहाँ पर लड़ाई हो रही है तो उसको हम गोल्डन एज कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया है इसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो गुप्ता पीरियड में सेंट्रल आर्मी नहीं थी, बड़ी आर्मी नहीं थी, और जहाँ पर सिक्योरिटी ना हो तो उसको हम एज अ सेफ जोन कैसे मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वजह से भी गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स दैट इज इंक्रीजिंग लैंड ग्रांट्स, सर्वडम एंड सब इन्फ्यूडेशन एट्सेट्रा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पहले है राजा, ठीक है, किंग है, उसके कंट्रोल में पूरी प्रजा है, प्रजा की जितनी भी ज़मीन है सब कुछ किसके अंडर रहेंगे, राजा के अंडर रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद राजा ने क्या किया कि ये जो हिस्सा है ज़मीन का ये दे दिया था किसी एक आदमी को, ठीक है, इसका मान लेते हैं नाम है ए। तो इतनी ज़मीन दे दी गई ए आदमी को, इतनी ज़मीन दे दी गई बी आदमी को, ये जो बाकी ज़मीन है ये दे दी गई सी को, और ये डी आदमी को दे दी गई, ठीक है, राजा के द्वारा। पहले क्या होता था, ये सभी लोग गांव के जो लोग थे, गांववासी सभी लोग टैक्स किसको देते थे, राजा को देते थे, क्योंकि पूरी की पूरी ज़मीन राजा के कंट्रोल में थी। लेकिन जब राजा ने ये पूरी ज़मीन ऐसे बांट दी गई थी ए बी सी डी लोगों में, तो किसानों को जो टैक्स है वो अब राजा को नहीं देना होता था, अब किसान देते थे टैक्स पर्टिकुलर उस इंसान को जो कि उस ज़मीन का मालिक है। जैसे इस पूरे एरिया में जो भी
किसान काम करेंगे, वो पूरे टैक्स किसको देंगे? ए को देंगे। अगर बी वाले की ज़मीन में काम कर रहे हैं तो वो किसान देंगे बी को टैक्स। सी वाली ज़मीन में काम कर रहे हैं तो सी को देंगे। और डी वाली ज़मीन में अगर काम कर रहे हैं किसान तो वो लोग डी पर्सन को टैक्स देंगे। ठीक है। तो इस वजह से जो किसान थे वो लोग थोड़े कमज़ोर हो गए थे और धीरे धीरे करके उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई थी। अब देखो, जो किसान है उसी की वजह से हम अन्न प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो फसल को उगाता है, उसमें अच्छे से सिंचाई करता है, पानी देता है फसलों को। ठीक है। अगर किसान ही नहीं होगा तो खाना भी हम नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए अगर किसान ही खुश नहीं है तो हम उस वक्त को गोल्डन एज कैसे बोल सकते हैं? तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज नहीं माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स। गुप्ता पीरियड में व्यापार भी कम हो गए थे लोगों के। अब व्यापार कम हो गए हैं तो गरीबी बढ़ेगी। अगर गरीबी बढ़ेगी तो लोग खुश नहीं रह पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर प्रजा ही खुश नहीं है तो प्रजा कैसे उस समय को गोल्डन एज बोल सकती है? नहीं बोलेगी ना। तो इस वजह से भी ये पॉइंट अगेंस्ट में आता है कि जब व्यापार कम हो रहे थे तो इस वजह से लोगों का जीवन थोड़ा कठिन हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स। अब जो डेवलप्ड सेंटर्स थे वो भी डिक्लाइन हो रहे थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, जिस वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीजिंग वर्ना डिस्टिंक्शन एंड सोशल डिसऑर्डर। इंक्रीजिंग वर्ना डिस्टिंक्शन यानी कि जात पात का जो भेदभाव है वो बढ़ गया था। और अब अगर जात पात में भेदभाव करोगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है सोसाइटी का वो एक नेगेटिव फेज़ में जाएगा। नेगेटिव फेज़ में जाएगा तो शांति भंग हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो जैसा कि आपको पता है कि औरत के बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल एकदम खाली बराबर है। ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में महिलाओं की स्थिति काफ़ी गिर गई थी। उनको एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी और ना ही प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दिया जाता था औरतों को। वुमेन्स के जो राइट्स हैं उन सबको उनसे दूर कर दिया गया था। तो हमने ये देखा कि जो फॉर में गिवन है ये सभी फेवर में बताते हैं कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कंसिडर करना चाहिए, और जो हमने अगेंस्ट में पढ़ा 7 कारण, ये सब बताते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है वो गोल्डन एज कंसिडर नहीं करा जाना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। अगली क्लास में पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि उस टाइम पे वर्धान डायनेस्टी आ गई थी, तो वर्धान वंश के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली। इसकी तरह खुश रहो और अपना रिवाइज करते रहो। धन्यवाद। और तुलसी पूजन की, क्रिसमस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।